से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने पॉलिटी की 2 क्लासेस कवर की थी बच्चों। आई होप कि आपने वो कवर किया होगा, क्योंकि संडे को एक दिन ऑफ रहेगी आपकी क्लास और कल थोड़ा सा आजकल बजट का काम चल रहा है ऑफिस में, थोड़ा सा उसकी वजह से मैं टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि ऑफिशियल शेड्यूल और मतलब और भी चीज़ें होती हैं, तब कभी स्किप हो सकती है क्लासेस, अदरवाइज रेगुलरली आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के भूगोल में बच्चों कवर करेंगे जो उत्तराखंड का भौतिक विन्यास है, यानी जो फिजिकल सेटिंग है, सेटिंग उत्तराखंड की वो किस तरीके से है, अर्थात मैदान क्या है, तराई क्या है, भाबर क्या है, इस टाइप से चीजें करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने जो इससे पहले पढ़ाया था वो भी सेम था, दोनों में अंतर है बच्चों। उस समय जो चीजें पढ़ाई थी वो एक उत्तराखंड हिमालय का निर्माण था कि उत्तराखंड हिमालय और कहां पे क्या चीजें पाई जाती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, आप हेडिंग डालिए भौतिक विन्यास, उत्तराखंड का भौतिक विन्यास। ठीक है, फिजिकल सेटिंग, भौतिक विन्यास। ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक विन्यास आप हेडिंग डालना। ठीक, अब ये देखना मेनली क्या करना है, हमने एग्जाम की दृष्टि से इसको कवर करना है और जितना हो सके बच्चों इसको सही तरीके से अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका इसमें एक तो कॉन्सेप्ट बनेगा, दूसरा आपके इसके तथ्य भी तैयार होंगे। कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है तो आप हर जगह से, हर एंगल से, जिस तरीके से भी आएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले कुछ इंफॉर्मेशन सुनना, क्या आप उस चीज से अभिज्ञ है या नहीं, यानी आपको पता है कि नहीं। ठीक, हम जो उत्तराखंड देखते हैं यहाँ पे अगर मैं कुछ शब्द बोलूंगा, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा धरातली विषमताएं हैं। आप इस चीज से एक्सेप्ट करते हैं या इस चीज को नहीं, आप खुद बताइए। धरातली विषमताओं का मतलब कहीं आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत और पठार जैसे देखने को मिलेंगे, कहीं आपको गहरी घाटियां देखने को मिलेंगी, कहीं आपको एक लंबा चौड़ा मैदान देखने को मिलेगा। तो अलग अलग इसका फिजिकल शेप है, यानी धरातली विषमताएं इसमें पाई जाती है। इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं है? अगर हैं तो एक लिख लीजिए उत्तराखंड के आगे, यहां पर ये खाली समझाने के लिए। ठीक है, धरातली विषमताएं पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है बच्चों, धरातली विषमताएं पाई जाती हैं। इस बात से आप अगर आप एग्री करते होंगे तो ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे लगभग 86% से ज्यादा भाग पर्वतीय है, यानी कहीं ना कहीं 86% से ज्यादा भाग क्या है, पर्वतीय है, और बचा हुआ भाग क्या है इसमें लगभग जो अपने आप में मैदानी है। लगभग मैदानी कितना, 14% का। अब एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है बच्चों। ठीक है, लगभग 14% भाग इसका क्या है, मैदानी है, यानी मैदान का जो इलाका है उत्तराखंड में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं करते हैं तो आपकी गलती है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि इसका जो पर्वतीय भाग है बच्चों, वो दक्षिणी जो मतलब इसका जो पर्वतीय भाग है उत्तराखंड का, वो ऊंचे से उच्चतम पर्वत और उनके मध्य गहरी और संकरी घाटियों से मिलकर बना है। यानी ये जो पर्वतीय भाग है उत्तराखंड का, ये काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत है और उनके साथ साथ जो गहरी और संकरी घाटियां यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती है, यानी वैलीज यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। आपको ये पता होगा ही। ठीक है, इसके अलावा देखना बच्चों, जो ये पर्वतीय भाग है इसका जो दक्षिणी भाग है वही मैदान होता है और छोटे छोटे संकरे मैदान और चौड़ी घाटियों से बन के बना है। ठीक है, इस पर्वतीय भाग का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग वही क्या है बच्चों, मैदान है, वही क्या है, मैदान है। ठीक है, मैदानी भाग है। और ये क्या है बच्चों, इसमें जो घाटियां तो चौड़ी होती हैं, आप ध्यान रखना, घाटियां इसमें क्या होती है, चौड़ी, सॉरी घाटियां इसमें चौड़ी भी पाई जाएंगी और संकरी भी पाई जाएंगी। ठीक, तो इसमें लिखो संकरी मैदान और चौड़ी घाटियों से युक्त है। ठीक है, ये वाले, और ये पर्वतीय भाग जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से युक्त है। ये आपको अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, बस मुझे इतना बता दीजिएगा। इसके अलावा देखना बच्चों, जो इसका पर्वत का फैलाव है उत्तराखंड में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तराखंड के जो पर्वत हैं, उत्तराखंड में पर्वत फैलाव, यानी जो पर्वत हैं ये कैसे फैले हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी पर्वतों का जो फैलाव है बच्चों इस डायरेक्शन में, कैसे, ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, यानी यहां से इस तरीके से। अब आप ये कौन सा पोर्शन होता है देखिए, अगर आप ये देखेंगे डायरेक्शन वाला देखेंगे, ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और मैंने पर्वतों का फैलाव इस तरीके से दिखा रखा है, यानी इस एंगल से इस एंगल की ओर। तो ये एंगल कौन सा हो गया, इसके वो क्या बोलते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, ये बोलते हैं ना उत्तर पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट साउथ। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है बच्चों, फैलाव है। तो लिखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पर उत्तराखंड में पर्वत का फैलाव है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है, पूरा लिखना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है बच्चों, पर्वतों का इसका फैलाव है, ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कई बच्चों घाटियां पाई जाती है जिसमें सोपान है, बर्फ से आच्छादित पर्वत है और कई प्रकार के यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने आप में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको चीजों को पकड़ना है बच्चों, कैसी चीजें कवर होती हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखना, हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में, जो नॉर्मल है आपका जो पेपर के हिसाब से, मैदानी क्षेत्र से, यानी उत्तराखंड का अगर आप भौगोलिक आधार पे देखेंगे बच्चों, भौगोलिक धरातलीय विषमता और निर्माण के आधार पे इसको उत्तराखंड हिमालय के बारे में अगर देखेंगे तो 1 बाय 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखो मैदानी भाग, ठीक है, जहां से आपके पेपर आती है तो खाली आपको बताने के लिए था इस तरीके का है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैदानी भाग, उत्तराखंड का मैदानी भाग, ठीक, लिखो उत्तराखंड का मैदानी भाग। सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यानी उत्तराखंड में मैदानी भाग, यानी मैदान जिसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र लिखो, ये बच्चों क्या है, आप मैदानी क्षेत्र लिख लेना इसको, ठीक है, मैदानी क्षेत्र लिखना। ये बहुत ज्यादा विस्तृत तो है नहीं, ये क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है, यानी सीमित क्षेत्र में आपका ये पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इसका क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा ना होते हुए सीमित क्षेत्र है, लिमिटेड जिसको कहते हैं, ठीक है, क्या है, अपने आप में सीमित क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलता है मैदानी भाग में। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर उत्तराखंड में केवल और केवल उधम सिंह नगर ही ऐसा है जो लगभग पूरा क्या है, मैदानी है, ठीक है। तो लिखो केवल केवल उधम सिंह नगर वो हरिद्वार ही लगभग मैदानी है, कंप्लीट भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है। देखो उत्तराखंड में केवल उधम सिंह नगर, यूएस नगर और हरिद्वार, ये जो इलाके हैं बच्चों, यही अपने आप में क्या है, मैदानी है, ठीक है। अब मैदानी का मतलब आप हरिद्वार में कुछ पोर्शन छोड़ के, जैसे हरिद्वार का एक ऐसा इलाका जो पौड़ी जनपद और देहरादून जनपद की ओर लगा हुआ है, उसको छोड़ के, ठीक है। तो हरिद्वार के नीचे लिखो देहरादून और पौड़ी का सीमावर्ती भाग छोड़कर, यानी देहरादून व पौड़ी का सीमावर्ती भाग छोड़कर, ठीक है, यानी देहरादून और जो पौड़ी जनपद है बच्चों, उसकी जो बाउंड्री है उस वाले पोर्शन को छोड़कर लगभग हरिद्वार आपको क्या देखने को मिलेगा, मैदानी देखने को मिलेगा। लेकिन उधम सिंह नगर ऑलमोस्ट मैदानी है बच्चों, जिसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उधम सिंह नगर तो कंप्लीटली क्या है बच्चों, मैदान है। इसमें उत्तर से दक्षिण तक बच्चों क्रमशः बाह्य हिमालय, भाबर, तराई था मैदानी भाग आता है, ठीक है। यानी आप ये ध्यान रखना, जो उधम सिंह नगर है ये पूर्ण मैदानी है, ऑलमोस्ट मैदानी, ठीक है, पूर्ण क्या है, मैदानी है, उसका तो कुछ भाग नहीं है, लेकिन कंप्लीट मैदानी अगर आपसे पूछता है तो क्या है आपका, यूएस नगर। अब ये यूएस नगर है, अगर आप यूएस नगर का इलाका देखोगे, ये एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों जो इसके उत्तर से अगर आप दक्षिण की ओर आओगे, यानी यूएस नगर का जो नॉर्थ पोर्शन, अगर आप यूएस नगर का मैप देखोगे, जड़ पे इस तरीके से होगा, उत्तराखंड के जड़ पे इस तरीके से जो मैप होता है, तो इसके जो उत्तर है, अगर इस पोर्शन से अगर आप यहाँ की ओर आओगे, इसके साउथ की ओर अगर आओगे, तो उत्तर से दक्षिण आते आते बच्चों यहाँ पर बाह्य हिमालय यानी शिवालिक, भाबर, तराई था मैदानी भाग आता है। यानी उधम सिंह नगर एक ऐसा जनपद है जब जिसके उत्तर से दक्षिण आते आते, यानी आप यहाँ इस पोर्शन से नीचे आते आते आपको क्या देखने को मिलेगा, शिवालिक हिमालय, यानी जिसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे अगर आप आओगे तो भाबर का क्षेत्र आएगा, उसके नीचे आओगे तराई का क्षेत्र आएगा, उसके नीचे आएगा मैदान का क्षेत्र। तो लिखो यूएस नगर के उत्तर से दक्षिण में, यूएस नगर के उत्तर से दक्षिण में क्रमशः शिवालिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक है, क्रमशः शिवालिक, इसको ब्रैकेट में बाह्य हिमालय भी लिख लेना, ठीक है, बाह्य हिमालय, कौमा भाबर, तराई व मैदानी क्षेत्र, भाबर, तराई व मैदानी क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तराई व मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो उत्तर से दक्षिण आने में आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप ये याद रखना बच्चों, जो हम देखते हैं बेसिकली मैदानी क्षेत्र बहुत कम है उत्तराखंड में, बहुत ही कम, ठीक है, मैंने बताया भी आपको। अब यहाँ से दूसरा आता है बच्चों, वो आता है कि अपने आप में तराई भाबर क्षेत्र, यहीं से आपके क्वेश्चन भी रेज होते हैं। तो लिखो, अगला हेडिंग लिखो तराई भाबर क्षेत्र, ठीक है। सेकंड आप क्या लिखोगे, तराई भाबर क्षेत्र, सेकेंड हेडिंग क्या लिखोगे, तराई भाबर का क्षेत्र। इसको नोट कर लिया होगा ना आपने, पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, जैसे भी कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछेगा आपका सही होना चाहिए एग्जाम में, बात खत्म, ठीक है। देखो तराई भाबर क्षेत्र, तराई
भाबर क्षेत्र, ठीक है, ये आता है हमारा सेकंड, ठीक है। तराई भाबर क्षेत्र आखिर क्या है, कौन सा पोर्शन उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देखिए बच्चों, उत्तराखंड में दक्षिणी भाग में, अगर आप उत्तराखंड के साउथ वाले पोर्शन पे आओगे, तो अगर आप पश्चिम से पूर्व जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही संकरी भूपेटी मिलेगी। बहुत संकरा जो होगा, बहुत चौड़ा नहीं होगा, उसी को तराई। देखो उत्तराखंड के मैप को देखना, ऑब्जर्व करना, उसका जो साउथ पोर्शन है यानी इसका जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग में एक संकरी सी भूपट्टी है जिसका विस्तार वेस्ट से ईस्ट की ओर है। यानी इस तरीके से देखना ही, जब आप उत्तराखंड के मैप को देखोगे इस तरीके से, अगर एक विस्तार देखोगे, एक संकरी सी पट्टी आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड के साउथ वाले पोर्शन पे देखना, जहां उधमसिंह नगर का इलाका है वो वाला। यानी तराई भाबर का जो क्षेत्र है उत्तराखंड के किस भाग में, दक्षिणी भाग में, और इसका विस्तार है पश्चिम से पूर्व एक संकरी भूपेटी के रूप में। लिखो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व एक संकरी पेटी, पश्चिम से पूर्व एक संकरी सी पेटी देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। वो कौन सा भाग है बच्चों, तराई भाबर का क्षेत्र है, या इसको बोलते हैं बच्चों जो उत्तराखंड का पर्वत पाद है, यानी पर्वत के जो जड़ में है उसके दक्षिण में स्थित ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाला भाग, ठीक है। यानी दूसरा लिखो इसको, या उत्तराखंड के पर्वतपाद क्षेत्र में, पर्वतपाद मतलब पर्वत की जड़, ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतपाद क्षेत्र में, उत्तराखंड के पर्वतपाद क्षेत्र में पूरा लिखना है, पर्वतपाद के दक्षिण में लिखो, पर्वतपाद मतलब पर्वत का जो साउथ पोर्शन है, ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतपाद क्षेत्र में, पर्वतपाद के दक्षिण में स्थित ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाला भाग, ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतपाद के दक्षिण में ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाला भाग, ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाला भाग, ठीक है। वो जो क्षेत्र है बच्चों, वो अपने आप में क्या है, अपने आप में मिलाने वाला क्षेत्र ही तराई भाबर का क्षेत्र। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं है, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे बच्चों, जो हरिद्वार का जो कोटद्वार वगैरह का इलाका है, इसके बाद का जो क्षेत्र है, या उधमसिंह नगर का जो क्षेत्र, वही बेसिकली क्या है यहाँ पे तराई भाबर का क्षेत्र। अब आप कहोगे सर पेपर में क्वेश्चन क्या मिलेगा, पेपर में क्वेश्चन जो मिलेगा बच्चों, उत्तराखंड में लगभग कितना भाग परसेंट तराई भाबर का क्षेत्र है, तो 7 से 10%, ठीक है। ये कितना पोर्शन भाग है, 7 से 10% इसका फैलाव है। अगर कभी ये पूछता है लगभग कितना पोर्शन है, तो ये बहुत कम पोर्शन है बच्चों, 7 से 10% के आसपास ही पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र बच्चों धरातली विशेषता, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अपनी ये धरातली विशेषता के कारण इसका जो सामाजिक आर्थिक, इसको लिखो सामाजिक प्लस आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। अब आप कहोगे सर क्यों आर्थिक दृष्टि से, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो भूमि है काफी अपने आप में उपजाऊ होती, तराई का क्षेत्र, तो अधिकतम जनसंख्या वहां पे निवासरत होती है, और एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत इसको क्या होता है बच्चों, आगे होता है, तो आर्थिकी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए तमाम प्रकार के सामाजिक समूह या समाज वहां पे निवास करता है, तो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों, ठीक है। अब मेनली हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका जो पेपर में आता है, इसका फैलाव कहाँ है, फिर हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली ये तराई का अलग सा पोर्शन क्या है, इसके बारे में भाबर का क्या है, ठीक है। इसका जो फैलाव है अगर आप उत्तराखंड में देखोगे, यहीं से क्वेश्चन उठता है। ये है बच्चों, लिखो शिवालिक के दक्षिण भाग में नदियों के अवसादों से निर्मित, पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये कैसे बना है। देखो शिवालिक के दक्षिण भाग में स्थित, शिवालिक पर्वत पड़ा है ना आपके हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिणी भाग जो है उसको शिवालिक बोलते हैं, उसके भी साउथ में, ठीक है। लिखो शिवालिक के दक्षिण में स्थित, शिवालिक के दक्षिण में स्थित नदियों के अपवाह द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित है, ठीक है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित, लाए गए अवसाद से क्या है, निर्मित है, ठीक है, अवसाद से निर्मित। अब आप कहोगे कि सर इसमें आखिर कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें जो आता है बच्चों तराई भाबर के क्षेत्र में, वो आता है बेसिकली खटीमा, सितारगंज,
हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा वाला इलाका कुमाऊं में। ठीक है, तो लिखो कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। अगर आपको दिखोगे एक एक करके लिखो, क्या क्या लिखोगे, खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिकली उधम सिंह नगर, हल्द्वानी का कुछ पोर्शन। ठीक है, क्या लिखा आपने, खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा। अगला लिखो काशीपुर। ठीक है, काशीपुर लिखो, काशीपुर ये है बेसिकली बच्चों कुमाऊं में, ब्रैकेट में कुमाऊं की लिख लेना। ठीक है, प्लस कोटद्वार एवं हरिद्वार, ये है कहाँ, गढ़वाल के क्षेत्र में। ये जो पोर्शन है बच्चों बेसिकली यही क्षेत्र उत्तराखंड में आपको तराई भाबर के क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। यानी हल्द्वानी, अगर आप आप टनकपुर से आगे की ओर आओगे, जब आप सितारगंज, खटीमा, किच्छा इन इलाकों में, देन आप काशीपुर और हल्द्वानी के इलाके को देखते हो तो तराई भाबर के क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो आपको कोटद्वार और हरिद्वार का जो क्षेत्र है वो तराई भाबर के अंदर देखने को मिलता है। अब हम इसके दो क्षेत्र, क्योंकि तराई अलग और भाबर अलग है, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखना, तराई लिखना पहले। ठीक है, तराई। अब ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, अब आपको पता चलेगा कि तराई का क्षेत्र कौन सा होता है, किसको तराई बोलते हैं। ठीक है, लिखो क्या लिखोगे, तराई क्षेत्र लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, तराई का पोर्शन होता क्या है, ये भाग जो है बच्चों तराई का पोर्शन, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तराई किस तरीके से कैसे बनता है। ठीक है, तराई से पहले या तो एक काम, चलो तराई पढ़ लो पहले। जब आप हिमालय की श्रेणी को देखते हैं, सबसे ऊपर की श्रेणी के बाद, जैसे आपको स्टार्टिंग में पढ़ा आपने महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बोल दिया, आपने लघु या मध्य हिमालय बोला उसके दक्षिण में, देन आप उसके दक्षिण में आए, आपने कहा शिवालिक हिमालय, देन आप आए उसके नीचे भाबर, देन आप आए इसके तराई। ठीक है, मैदान के उत्तरी वाले भाग को बोलते हैं बेसिकली तराई क्षेत्र बच्चों। ये क्या है, भाबर के, अब आप देखना नॉर्मल से समझना। ठीक है, मैं पहले परिभाषा लिखाता हूं उसके बाद आप सोचना। ठीक है, लिखो भाबर, पहले ही समझाता हूं। ठीक है, लिखो भाबर के दक्षिण में स्थित, भाबर के दक्षिण, यानी भाबर जो है उसका साउथ, भाबर से साउथ वाली डायरेक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, तराई। सपोज ये अगर भाबर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यानी यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, कंकड़ वगैरह, इसके बाद का जो क्षेत्र है साउथ वाला पोर्शन, ये छोटे छोटे बारीक पत्थरों से मिलकर अवसादों से मिलकर, तो ये वाला जो पोर्शन है यानी भाबर के दक्षिण में, यानी इसके साउथ डायरेक्शन में है, तो मैंने इसमें क्या लिखा है, इसको तराई है। ठीक है, तो भाबर की कहाँ पे है, दक्षिण भाग में स्थित भाग को क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान भी रखना। ठीक है, ये जो है बच्चों महीन मिट्टी के कण से निर्मित निम्न मैदान वाला संकरा भूभाग है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ है इसका, निर्माण में किसकी, महीन मिट्टी है। ठीक है, महीन मिट्टी मतलब बालू वगैरह छोटे छोटे कण होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी और पतली मिट्टी होती है, बहुत ही कृषि के लिए उपजाऊ होती है, तो महीन मिट्टी से बेसिकली इसका निर्माण हुआ है बच्चों। और ये जो महीन मिट्टी है वो कैसे आया है, ये आई है जो नदियां अपने साथ बहा के लाती है, तो इसका निर्माण हुआ बच्चों महीन मिट्टी से। भाबर के दक्षिण भाग में ये स्थित है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही संकरा भूभाग है। ठीक है, यानी काफी संकरा है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भाग है, संकरा भूभाग बोलते हैं इसको। ठीक है, नैरो जिसको बोलते हैं, क्या अपने आप में संकरा भूभाग देखने को मिलते हैं। इसका क्षेत्र कहां से है बच्चों, यूएस नगर का दक्षिणी जो सीमावर्ती भाग है, जिसमें खटीमा, किच्छा, सितारगंज, काशीपुर का इलाका आता है, और इसके अलावा बच्चों उनका साउथ ईस्ट पोर्शन आता है। इसके अलावा हरिद्वार जनपद की जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार या किन जगहों पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसका विस्तार कहां पर है ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूएस नगर के दक्षिण में, यूएस नगर के दक्षिण में। ठीक है, उधम सिंह नगर के दक्षिण में, जिनमें बेसिकली क्या आता है बच्चों, उधम सिंह नगर के दक्षिण में यानी खटीमा, किच्छा, सितारगंज, काशीपुर का दक्षिणी भाग। ठीक है, लिखो खटीमा, किच्छा, काशीपुर और सितारगंज का दक्षिणी भाग। ठीक है, इनका भी साउथ पोर्शन, जब आप काशीपुर जाओगे तो उसका जो साउथ ईस्ट पोर्शन है, उसका साउथ वाला पोर्शन है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, तराई। आप किच्छा जाओगे उसके साउथ में जाओगे तो वो पोर्शन कहलाएगा तराई। इसके अलावा आप काशीपुर जाओगे या अपने आप में किस में जाते हो, किच्छा, काशीपुर, या अपने आप में क्या देखा मैंने तीसरा ये खटीमा, इनके साउथ वाले पोर्शन की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तराई का भूभाग देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बच्चों हरिद्वार जनपद की जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके अलावा कहाँ पे मिलता है इसका विस्तार, हरिद्वार का उत्तरी सीमा, जहां ये कोटद्वार वगैरह का इलाका है। ठीक है, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र,
उत्तरी सीमा के पास ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हरिद्वार में क्या लिखोगे, हरिद्वार जनपद की उत्तरी सीमावर्ती मेखला, उत्तरी सीमावर्ती मेखला, उत्तरी सीमावर्ती मेखला। यहां पर क्या देखने को मिलता है, अपने आप में तराई का क्षेत्र देखने को मिलता है इस वाले पोर्शन पे, ये पता होना चाहिए, पेपर में पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसका जो चौड़ाई है 10 से 25 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण की ओर मानी जाती है। ठीक है, तो चौड़ाई लिखो 10 से 25 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, 10 से 25 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई क्या है इसकी, 10 to 25 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी 10 से 25 किलोमीटर के बीच, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां का आंतरिक जल स्तर काफी ऊंचा होता है बच्चों, यानी आप थोड़ा भी अगर खोदोगे तो पानी निकल जाएगा इस क्षेत्र में। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, इसका आंतरिक जल स्तर यानी इंटरनल वाटर लेवल, ठीक है, काफी ऊंचा होता है। तो काफी ऊंचा होने के बाद क्या होता है बच्चों, थोड़ा भी अगर आप खोदोगे तो इस भूभाग में क्या हो जाएगा बच्चों, पानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर क्या है बच्चों, काफी दलदली भूमि और पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, अब आंतरिक जल स्तर ऊंचा है तो इसका प्रभाव क्या होगा, दलदली भूमि पाई जाएगी यहाँ पे, दलदली भूमि तथा पाताल तोड़ कुएं लिखो, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं यहां पर पाए जाते हैं, यानी आप जैसे ही खोदोगे आपको पानी यहां पे देखने को मिल जाएगा, तो बहुत इजीली पानी मिलता है। और इसका बेसिक क्या कारण है बच्चों, यहां पर पानी इतना होने का इसका मेन कारण क्या है, जैसे होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप जैसे हिमालय की जो दक्षिणी भाग यानी शिवालिक पे आए, शिवालिक सपोज ये है, यहां से नदियां आई नीचे बच्चों मैदानी भागों में, इस तरीके से नदियां अपना रास्ता बना के आई, मैदानी भाग में आते आते फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, मैदान आने लगता है, यानी भाबर का क्षेत्र। अब बताओ ये नदी अपने साथ क्या बहा के लाएगी बच्चों, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, आती नहीं आती, बहा के लाएगी ना। अब जैसे इसने बहाया तो जैसे इसका स्लोप चेंज हुआ, पहाड़ से मैदान की ओर आया, तो आप पहाड़ से मैदान की ओर आओगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा आपका, धीरे धीरे फ्लैट होने लग जाएगा। तो नदी जो ये बहा के ला रही थी बच्चों, अब वो क्या करेगी, उतना तेज नहीं बहा पाएगी। उसका दो कारण है, एक तो मैदान आ गया, स्लोप चेंज हो गया, और मैदानों में नदी पहुंचते ही फैल जाती है। आपको पता ही, जैसे पहाड़ों में नदी देखा होगा आपने, संकरी घाटियों से बहती है तो उसका फोर्स खुद ही ज्यादा होगा। अब कोई चीज फैल जाएगी तो उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी किसी चीज को बहाने की। तो दो कारण है, एक तो फ्लैट हो जाता है, दूसरा क्या होता है नदी फैल जाती है। फैलने के बाद क्या होगा, जो ये बहा के लाई है अपने साथ अवसाद, वो क्या करते हैं बच्चों, अवसाद धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं, बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े अवसाद जमा हो जाते हैं, नदी क्या होती है बच्चों, फैल जाती है। नदी फैल जाती है तो अवसाद ऊपर दिखते हैं, नदी नीचे ही नीचे चली जाती है। यानी आप देखोगे जो नदी है, नदी कई बार ऐसे होता है कि जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके नीचे नीचे जब पानी सूख जाता है, नीचे नीचे पानी बहते रहता है। ठीक है, बहुत कम लेवल होता है वाटर का। अब जैसे ही ये नदी आगे 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 पहुंची, भाबर के बाद फिर एक और क्षेत्र आता है जिसको तराई, क्योंकि वहां पे वही अवसाद बह के जाएंगे जो बहुत बारीक या पतले या मिट्टी के समान हो, वही वाले जो है भाबर से आगे की ओर बहेंगे। अब वो आगे की ओर बहेंगे तो जहां पे इसने नदी ने भाबर के क्षेत्र में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ रखे थे, अपना नीचे नीचे बह रही थी, लेकिन जो बारीक वाले पत्थर वत्थर हैं, ये बारीक वाले इसके आगे, वो इससे आगे आएंगे। अब जैसे ही बारीक वाले आएंगे तो नदी दोबारा दिखने लग जाएगी, मैदान पे सतह पे दिखने लग जाएगी। इसकी यहाँ तो इसकी नदी अंदर अंदर बह रही थी, यहाँ पर आते आते क्या है, क्योंकि बारीक है तो नदी आपको दिखने लग जाएगी। यानी वाटर का लेवल क्या होता है, पुनः धरती पर प्रकट होने लग जाता है, यानी पृथ्वी पर, सॉरी, उस भाग पे दोबारा पानी का क्या है, स्तर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लो, भाबर में लुप्त नदियां पुनः धरातल पर इसी भाग में आती हैं। भाबर पर लुप्त नदियां पुनः धरातल पर आती हैं, भाबर पर लुप्त नदियां पुनः धरातल पर आती हैं। क्या लिखा आपने, भाबर पर लुप्त नदियां पुनः धरातल पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाले भाग में। अगला हेडिंग लिखना है आपको भाबर क्षेत्र बच्चों। ठीक है, क्या लिखोगे, अगला भाबर क्षेत्र लिखोगे, फटाफट हेडिंग डालो भाबर। तो तराई, भाबर और मैदान, तीन चीजें आज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगला कवर करेंगे। ठीक है, लिखो तराई, भाबर और मैदान, यानी भाबर क्षेत्र अगला आपको क्या करना है बच्चों, नोट करना है। ठीक है, भाबर का क्षेत्र आप लोग लिखोगे तो क्या होता है, देखिए भाबर क्षेत्र, अगला क्या है आपका, भाबर क्षेत्र। ये क्या है बच्चों, शिवालिक के दक्षिण में, यानी क्या है, शिवालिक पर्वतमाला का सबसे बड़ा बाह्य श्रेणी के पर्वतपात से लगभग लगा प्रदेश, यानी शिवालिक के, क्या लिखोगे, शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, यानी शिवालिक के दक्षिण में क्या है, भाबर है, ध्यान रखना। पहले मैदान आए नीचे,
फिर तराई आए, उसके ऊपर भाबर चला गया। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में आपने इसमें लिखना है। यह क्या करता है बच्चों, अपने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जो अपवाहित नदियां हैं, यानी जो शिवालिक क्षेत्र से जो अपवाहित नदियां हैं, यानी इसका उत्तर क्या हुआ, भाबर का उत्तर शिवालिक, इससे जो नदियां बह के आएंगी इस पर्वत से, अभी मैंने आपको बताया ना, यानी वहां से जो नदियां बह के आती हैं वो विभिन्न आकार के पत्थर यानी प्रस्तर खंड व अवसादों से क्या आती है, लेके आती हैं, और उसके कारण ही क्या कर जाता है बच्चों, ये क्षेत्र ढका होता है और नदियां क्या होती है, आंतरिक भाग में लुप्त हो जाती है। ठीक है, लिखो यह इस क्षेत्र में शिवालिक से आने वाली नदियां विभिन्न प्रकार के, पूरा लिखना, शिवालिक से आने वाली नदियां विभिन्न प्रकार के प्रस्तर खंड प्लस अवसाद लाती हैं। ठीक है, प्रस्तर खंड और अवसाद लाएंगे तो नदी क्या हो जाएगी बच्चों, इस भाग में लुप्त हो जाएगी। नदी क्या हो जाएगी, इसका परिणाम क्या होगा, नदी लुप्त। विभिन्न प्रकार के प्रस्तर खंड व अवसाद लाती हैं जिससे नदी लुप्त हो जाती है। ठीक है, इस भाग में आके भाबर में क्या हो गया बच्चों, नदी लुप्त हो जाती है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक, यहां पर क्या है बच्चों, शुष्कता व रंध्रयुक्त बजरी पाई जाती है, यानी ये जो क्षेत्र है ये काफी शुष्क होता है, और रंध्रयुक्त बजरी यानी जिसके अंदर छिद्र होते हैं, रंध्र, ठीक है, वहां होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के गोलाश्म भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं बच्चों इनकी परत 2 मीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, तो लिखो यहां पर शुष्कता व रंध्रयुक्त बजरी पाई जाती है, रंध्रयुक्त बजरी। ठीक है, और कहीं कहीं पर अवसाद की मोटाई 2 मीटर तक भी होती है। लिखो कहीं कहीं पर अवसाद की मोटाई 2 मीटर तक भी होती है, कहीं कहीं पर अवसाद की मोटाई 2 मीटर तक भी होती है। अब जैसे आपने कहा रंध्रयुक्त बजरी, तो क्या होगा बच्चों, वर्षा जल भी छलनी की तरह आंतरिक भाग में चला जाएगा, क्योंकि जो ये रंध्रयुक्त बजरी होती है, आप रंध्र मतलब छलनी टाइप के गैप होगा बीच में, तो वर्षा का भी जल होगा तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो रंध्रयुक्त बजरी के नीचे लिखो, इसके कारण वर्षा जल भी आंतरिक भाग में चला जाता है, यानी लुप्त हो जाता है अंदर। ठीक है, आंतरिक यानी जैसी बारिश आएगी बारिश का पानी भी सोख लेगा। ठीक है, वर्षा जल भी आंतरिक भाग में चला जाता है, ये ध्यान रखना, वर्षा का जल भी इससे क्या होता है बच्चों, आंतरिक भाग में चला जाता है, यानी छलनी की तरह। ये बच्चों कृषि हेतु उपयोगी नहीं है ये भूमि। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले तराई लिखा ना, तराई में एक पॉइंट जरूर लिखना, कृषि हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण, तराई में लिखना। ठीक है, ये अगला इसमें लिखो, कृषि हेतु उपयोगी नहीं, यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप भाबर के क्षेत्र में जाओगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे तो बहुत ज्यादा ये क्षेत्र उपयोगी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि धरातल के ऊपरी सतह पे क्या है जो पतली व छितली मृदा है और मृदा का कटाव भी होता है। क्यों, आपको ये लिखने की जरूरत तो है नहीं कि कृषि हेतु उपयोगी नहीं है, तो क्यों नहीं, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े अवसाद, अलग अलग प्रस्तर खंड आ रहे हैं, इसके अलावा ये रंध्रयुक्त बजरी पाई जा रही है, तो कहाँ इसमें एग्रीकल्चर करोगे। ठीक है, तो कृषि हेतु ये उपयोगी नहीं है। अगला लिखना बच्चों यहाँ पे, प्रचुर मात्रा में वन संपदा व आंतरिक भाग में जल संचय व वन्य जीव के संग्रह यहाँ पे समृद्ध पाया जाता है। तो लिखो यह क्षेत्र प्रचुर मात्रा में वन संपदा से क्या है, अपने आप में इस क्षेत्र में प्रचुर वन संपदा पाई जाती है, प्रचुर वन संपदा। अब आप कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि प्रचुर वन संपदा इसलिए पाई जाती है बच्चों, पानी कहाँ है, आंतरिक स्तर पे, आंतरिक भाग में जल है। अब जल अंदर है तो पेड़ों को तो जड़ में पानी चाहिए ना, इसलिए आप देखना भाबर के क्षेत्र में बहुत घने घने वन भी देखने को मिलते हैं, जैसे जो हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच आता जाता होगा, आपने वहां देखा होगा, टांडा का जंगल बोलते हैं। आपने काशीपुर और आप रामनगर और हल्द्वानी के बीच आओगे, काला ढूंगी वाले क्षेत्र में, उसने देखना कितना डेंस फॉरेस्ट है, भले वो रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन एक अपने आप में जो बात है तो वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रचुर वन संपदा इसलिए होती है, पानी अंदर चला जाता है, अंदर जाता है तो जड़ों को तो पेड़ों को पौधे चाहिए। अब प्रचुर वन संपदा पाई जाएगी तो इसी की वजह से वन्य जीव से भी ये क्षेत्र समृद्ध होता है। ठीक है, अनेक प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में कौन से इलाके मतलब इसके कारण क्या है, प्रचुर वन संपदा का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो बच्चों पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, लिखो इस भाग की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर इस भाग की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूर्व से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे इस भाग की चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये जो क्षेत्र है उधमसिंह नगर, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, इन जगहों पे भी ये क्षेत्र पाया जाता है। यानी बेसिकली अगर आप देखोगे
तो बेसिकली अगर क्षेत्र देखोगे ये कहां पर पाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, लिखा है मैंने। तो आपको ये देखना होगा कि बच्चों ये उधम सिंह नगर का कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, खटीमा, सितारगंज, किच्छा और काशीपुर का इलाका इसमें आता है। ठीक है, तो इसको क्षेत्र लिखो, इसका क्षेत्र लिखो, लास्ट तो है, इसके बाद एंड हो जाएगी क्लास आज की। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है इसका। अब आप कहोगे सर वहां भी तो आपने उधम सिंह नगर लिखा था, उधम सिंह नगर उस पर मैंने बताया था खटीमा किच्छा का दक्षिणी भाग, उसका भी साउथ, लेकिन यहां मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो वाला भाग। ठीक है, देखो इसका क्षेत्र कहां पाए जाते हैं, यूएस नगर का, उधम सिंह नगर का, खटीमा, सितारगंज, किच्छा व काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, किच्छा प्लस काशीपुर, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है बच्चों, ये वाला क्षेत्र भाबर का पाया जाता है, जो कि 10 से 20 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। ठीक है, जबकि 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। जबकि बच्चों जो दूसरी जगह है, इसका पश्चिम की ओर जाओगे तो कोटद्वार की दक्षिणी सीमा में ये पाया जाता है। ठीक है, लिखो पश्चिम में कौन सा भाग पाया जाता है इसका, कोटद्वार का दक्षिणी भाग, कोटद्वार का दक्षिणी क्षेत्र भी क्या होता है बच्चों, अपने आप में भाबर के रूप में जाना जाता है, जहां इसकी चौड़ाई 500 मीटर से 6 किलोमीटर के आसपास भी रहती है। ठीक है, 500 मीटर से 6 किलोमीटर, कहीं पे ये अपने आप में 500 मीटर होगा, कहीं 600 किलोमीटर तक अपने आप में चौड़ा होगा। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ की धरातली विषमताएं बच्चों, निक्षेपित पदार्थ के ऊपर बहने वाली नदियां समय समय पर अपना मार्ग भी क्या करती हैं, बदलती रहती है, यहाँ की धरातली विषमताओं के कारण। अगर आप जब इस क्षेत्र की धरातली विषमताएं देखोगे तो जो नदियां हैं बच्चों समय समय पर अपना रास्ता भी बदलते रहती हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैदानी भाग कितना है, तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, भाबर क्षेत्र किसको कहते हैं, वहां पे नदियां क्यों लुप्त होती है, वन क्षमता से कहां समृद्ध रहता है, वन्य जीव कहां देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सा क्षेत्र है। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस और ग्रुप सी सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।